हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार हाजिर है क्लास 12 के केमिस्ट्री के मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए टॉपर रिवीजन सीरीज लेकर। इसमें हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का। आज करने वाले हैं द एंड वैद्युत रसायन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत शानदार तरीके से एक ही क्लास में सब कवर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर है। तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, संक्षारण में विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो संक्षारण में क्या करा, विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो संक्षारण धातु का बाहरी कारकों के कारण धीरे धीरे क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे का क्या हो, ऑक्सीकरण हो जाता है तो उस पर क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण तो कह सकते हैं कि धातु, लिख सकते हैं धातु का बाहरी कारकों के कारण, धातु का बाहरी कारकों के कारण, धातु का बाहरी कारकों के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। तो धातु का बाहरी कारकों के कारण धीरे धीरे क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, यह भूरे रंग का होता है। लोहे पर जंग लगना क्या, भूरे रंग का होता है। किसके कारण होता है संक्षारण, ऑक्सीजन के कारण, जल के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन के कारण। ये सब क्या होते हैं, कारण हैं किसके, संक्षारण के। और कापर पर हरे रंग की परत का जमना और चांदी का क्या करना, काला पड़ जाना, ये सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो हमें उम्मीद है लोहे का जंग लगना, तो ये जानते हैं लोहे का जंग लगना। लोहे पर जंग लगता कैसे है, नम वायु के कारण लोहे पर लाल भूले रंग की क्या होती है, परत चढ़ जाती है। या फिर से क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाएंगे। और क्या करेगा, जब या फिर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जल बना लेगा। और या फिर क्या हुआ, या फिर डबल प्लस क्या होंगे, ऑक्सीजन और जल, ये आपस में तीनों क्या करेंगे, क्रिया करके Fe2O3.XH2O ये क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, जंग का क्या है, ये उदाहरण, जंग का क्या है, ये हमारा फार्मूला है। तो जंग का है क्या, ये हमारा क्या है, जंग है। इसी को कहते हैं क्या, जंग का सूत्र पूछे तो क्या, Fe2O3.XH2O ये हमारा क्या है, जंग का उदाहरण है। तो संक्षारण से बचाव के उपाय क्या, Fe से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, Fe2O3 और क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। दो इलेक्ट्रॉन निकल क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करके और जल से क्रिया कर लेगा। ऑक्सीजन और क्या, नमी के साथ क्या होगा, जो हमारा लोहा है ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। तो सीधे जानी क्या, Fe क्या होगा, डबल प्लस Fe क्या होगा, ऑक्सीजन निकाल कर ऑक्सीजन से क्रिया करके और क्या होगा, ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, Fe2O3.XH2O यानी क्या बना लेगा, जंग बना लेता है। तो ये क्या हमारा जंग का है। संक्षारण से बचाव कैसे किया जा सकता है, तो संक्षारण से बचाव कैसे करते हैं, तो कह रहा लोहे पर पेंट करना तथा ग्रीस लगाना और दूसरे धातुओं की परत चढ़ाना और जस्तीकरण या जिंक लोहे की संक्षारण से क्या कहते हैं, बचाते हैं। तो इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग क्या कर, जंग लगने के लिए क्या फार्मूला पूछे, क्या इतना को आप करेंगे, इस अभिक्रिया को लिख लेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन में कोलराउस नियम को समझाइए और इस नियम के लिए एक अनुप्रयोग को बताइए। तो क्या यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। तो आइए कोलराउस का नियम देखते हैं। करा प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, अपघट्य या प्रबल अपघट्य या प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में, के
विलयन में, प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर बने धनायनों व ऋणायनों, धनायनों व ऋणायनों, ऋणायनों, धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं का, ऋणायनों की चालकताओं का, चालकताओं का योग, चालकताओं का योग उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की मोलर, उस विलयन की मोलर चालकता, उस विलयन की क्या होती है, मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा नॉट, ग्रीक लैम्डा यम नॉट के बराबर होता है, चालकता के बराबर होता है, बराबर होता है। मोलर चालक तो क्या कहते हैं, ग्रीक लैम्डा यम नॉट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं यदि क्या है NaCl का हमको क्या करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो ग्रीक लैम्डा नॉट NaCl बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl। तो क्या करा, अनंत तनुता पर क्या करा है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के विलयन में क्या अनंत तनुता पर बने धनायनों व ऋणायनों की चालकताओं का योग उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तो धनायनों और ऋणायनों का क्या है, योग क्या कहता है, मोलर चालकता कहलाता है। अब कह रहा है क्या, इस नियम के अनुप्रयोग बताइए। तो कोलोराउस के नियम का अनुप्रयोग पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है वियोजन की मात्रा का निर्धारण, इस नियम के द्वारा क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा का हम क्या कहते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। जहाँ अल्फा बराबर देता है, अल्फा बराबर होता है क्या, यहाँ पर अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बराबर ग्रीक लैम्डा यम सी अपान ग्रीक लैम्डा यम नॉट। जहाँ क्या ग्रीक लैम्डा यम सी का मान क्या, सांद्रता का, सांद्रता पर मोलर चालकता, ये हमारा क्या, सांद्रता पर, सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता पर मोलर चालकता यानी हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/C। और हमारा क्या, ये हमारा ग्रीक लैम्डा यम नॉट सीमांत मोलर चालकता है, हमारा क्या, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, हमारा क्या, सीमांत मोलर चालकता। तो वियोजन की मात्रा का क्या कहते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। अब वियोजन स्थिरांक का निर्धारण यानी कप्पा बराबर मोलर चालकता गुणे क्या होता है, अल्फा स्क्वायर। फिर कह रहा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का निर्धारण किया जा सकता है। यदि क्या दे दिया, ग्रीक लैम्डा नॉट CH3COOH का क्या करना है, इसका मोलर चालकता ज्ञात करना है। और क्या दे दिया, सोडियम एसीटेट दे दिया, और HCl की क्या दे दी, मोलर चालकता दे दी, और NaCl का दे दिया। तो क्या कर, इसका पूछेगा। तो जब भी ऐसा पूछे तो हम जानते हैं किसका पूछ रहा है, ग्रीक लैम्डा नॉट CH3COOH। तो जो इसमें मिल रहा है, जो इससे संबंधित है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें क्या CH3COO मिल रहा है, X मिल रहा है, और Y में क्या, इसमें H मिल रहा है, H मिल रहा है ना, तो Y को जोड़ देंगे। और NaCl इसमें मिल रहा है, दोनों में कोई भी नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हमारा प्लस Y माइनस क्या है हमारा Z। तो ये क्या जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा मोलर चालकता ज्ञात करने का। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन करा EMF की गणना कीजिए। तो निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए क्या करना है, EMF की गणना करना है। तो सेल दिया है और सेल के लिए क्या EMF की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया कितना, जिंक डबल प्लस 1 मोलर दिया, डबल डॉट कापर डबल प्लस 1 M, जबकि E नॉट, और जबकि E नॉट का मान कितना, इतना का के मान के क्रमशः क्या है, इतना तथा इतना के मान क्या है, E नॉट के मान क्या है, क्रमशः इतना तथा इतना वोल्ट है, इतना और इतना वोल्ट है। तो इसकी सांद्रता यदि क्या 1 मोलर हो तो ये क्या दिया है, E नॉट, इस सेल का मान, E नॉट सेल का मान कितना दिया, इतना वोल्ट हो गया। ये तो दिया है यहाँ पर ना, ई नॉट जिंक डबल प्लस का क्या 0.76 वोल्ट माइनस में दिया है, और
कॉपर के लिए क्या दिया, ई नॉट का मान इतना दिया है। तो अब हम जानते हैं कि ई नॉट सेल बराबर होता है क्या, ई नॉट सेल बराबर होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। अधिक वाला क्या होता है, कैथोड होता है, और कम वाला एनोड। अधिक वाला क्या है, कैथोड है, क्या अधिक वाला ये हमारा क्या सी है, और हमारा क्या कम वाला क्या हमारा ए है। तो हमारा 0.34 माइनस 0.76, तो हमारा ई नॉट सेल, तो हमारा ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से क्या होगा, घटाएंगे तो क्या हमारा 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, दोनों प्लस होंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या होगा 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो अब ई नॉट सेल का मान हमें निकल गया। तो अब हम जानते हैं ई सेल बराबर, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लॉग क्या, एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड। तो हमारा यहाँ पर दोनों क्या है, एनोड और कैथोड के मान क्या है, दोनों के मान क्या है, बराबर दिया है। तो हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा, हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल का मान कितना है 1.10 माइनस 0.0591। यहाँ पर क्या देखिए, जिंक से क्या होगा, जिंक से हमारा क्या, जिंक डबल प्लस, यानी क्या है यहाँ पर 2 ही है, एन का मान कितना है 2 है, तो एन का मान कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और इंटू लाग 1/1, तो हमारा लाग 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो हमारा हो जाएगा लाग 1 का मान कितना होता है 0, लाग 1 बराबर 0, लाग 1 बराबर 0 होता है, लाग 1 बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल बराबर 1.10 माइनस 0.0591 बटे 2 गुणे 0, यानी कितना आ जाएगा 1.10 ई सेल, यानी ई एम एफ का मान। तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इतना वोल्ट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना वोल्ट है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा की क्या कहता है, गणना करना है। तो इसका हल हम जानते हैं डेल्टा जी नाट बराबर होता है कितना, डेल्टा जी नाट, ई नाट सेल का मान कितना दिया, इतना दिया है। तो डेल्टा एन बराबर क्या है, यहाँ पर जिंक से क्या हो गया, जिंक डबल प्लस हो गया, तो एन का मान कितना है 2। तो डेल्टा जी नाट बराबर क्या था, माइनस एन एफ ई नाट सेल। तो क्या डेल्टा जी का मान माइनस एन का मान कितना 2, एफ का मान क्या है 96,500, और गुणे ई नाट का मान कितना है 1.1। तो इसका आ जाएगा कितना, इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 गुणे 96, 1100 तो सीधे इसको क्या कीजिए, टोटल कंप्लीट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे हमारा डेल्टा जी नाट बराबर हो जाएगा -212,300 जूल प्रति मोल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या है, गिब्स ऊर्जा का मान हमें क्या होगा, मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.5 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास इतना सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर, तो बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना ओम है। तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो C बराबर इतना दिया, R बराबर इतना दिया है। तो प्रतिरोधकता रो बराबर होता है क्या, RA/L। तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या था, RA/L। तो हमारा L बराबर दिया कितना 100 सेंटीमीटर, और D का मान दिया कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा
आर का मान निकल के आ जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। और हमारा क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ए का मान निकल के आ जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 1 है। तो अब हमारा क्या हो गया, रो का मान, प्रतिरोधकता रो का मान पूछ रहा है, फिर चालकता कप्पा का मान पूछ रहा है, और मोलर चालकता पाई ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर पूछ रहा है। तो अब हम जानते हैं, अब प्रतिरोधकता रो बराबर क्या, आर या पानी एल। तो हमारा रो बराबर आर का मान कितना है, 5.55 गुणे 10 का पावर 3, ए का मान 22/7, और यल का मान कितना है, यल का मान 100। तो अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा रो बराबर हो जाएगा कितना, 2 है, और क्या हो गया, यहाँ से 2 कट गया तो यानी क्या 10 बचा खाली। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5.55 गुणे 10 गुणे 22/7। तो हमारा रो का मान आ जाएगा 55.5 गुणे 3.1, 4 22/7 का मान। तो रो का मान हमारा आ जाएगा कितना, 174.2 ओम सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, रो का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे अगला क्या है हमारा, अब चालकता और मोलर चालकता ये ज्ञात करते हैं। तो चालकता कप्पा बराबर क्या था, 1/रो। तो हमारा क्या आ जाएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो का मान क्या, 1.7 क्या 174, 174.2 बराबर हो जाएगा। तो हमारा कप्पा बराबर हो जाएगा कितना, 0.005 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा क्या होगा, कप्पा का मान यहाँ से निकाल लिए। अब करा मोलर चालकता, अब मोलर चालकता का मान निकालना है। तो मोलर चालकता के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलर चालकता निकालने के लिए क्या करेंगे, कप्पा गुणे 1000। तो कप्पा का मान हमारा क्या आएगा, 0.005 गुणे क्या है 1000 बटे सी का मान कितना दिया 0.05। अब यहाँ पर क्या होगा 0.05 में 2 एक अंक पर बचेगा, यानी कितना बचा जाएगा हमारा, आ जाएगा 500 बटे क्या आ जाएगा 5। तो 500 बटे 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 100। तो हमारा मोलर चालकता का मान क्या आ जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हमारा क्या होगा आ जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा 298 डिग्री केल्विन पर इतना मोल प्रति लीटर KCl बिलियन की चालकता दी। यहाँ पर C बराबर कितना दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा C हो गया। और हमारा क्या है, ये बिलियन की चालकता यानी क्या दे दिया हमारा कप्पा, ये हमारा क्या है कप्पा दे दिया। कप्पा यानी क्या है, कप्पा बराबर इतना दे दिया। और T बराबर कितना दिया यहाँ पर 298 डिग्री केल्विन। तो T का मान दे दिया। और करा मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम सी क्या करा, इसका मान क्या करा पूछ रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन में हमारा क्या है ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर क्या होता है कप्पा गुणे 1000 बटे सी। तो यहाँ पर क्या है टी का यूज है ही नहीं, यहाँ पर क्या है टी का यूज है नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ ना कप्पा बराबर 0.248 इंटू 1000 अपन 0.2। तो इसको हमारा ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर क्या जाएगा, ग्रीक लैम्डा एम सी कितना जाएगा 2480 बटे क्या जाएगा 2 गुणे 10 का पावर -1, 2 गुणे क्या जाएगा 10 का पावर -1। और यहाँ से भाग देंगे कितना 1200 कितना आ जाएगा 40, यानी तो यहाँ पर क्या आएगा 3 अंक पे था तो 3 अंक दशमलव यानी कितना आ जाएगा
1 2 3 यानी 248 से क्या आ जाएगा हमारा ए 124 हो जाएगा, 124 और 10 का पास माइनस ऊपर जाएगा तो क्या ग्रीक लैम्डा एम सी बड़ा कितना आ जाएगा 1240 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स। तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एकदम शानदार सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा हमने निकाल दिया। नेक्स्ट कह रहा 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण लिखिए जहाँ Ni अपान Ni डबल प्लस की देखिए कितना मोलरता दिया इतना और इतना मोल प्रति लीटर दिया है सांद्रता। तो यहाँ पर कह रहा यदि उपयुक्त सेल का EMF ई सेल बराबर कितना 0.05 वोल्ट हो तब मानक सेल क्या EMF यानी ई नॉट सेल की गणना कीजिए। तो कह रहा मानक सेल विभव यानी क्या EMF ई नॉट की क्या करना है गणना करना है। तो हम जानते हैं log 10 का पावर -1 का मान कितना होता है -1 होता है। ये आपके एग्जाम में दिया जाएगा लाग का वैल्यू। ये ना क्या निकिल से क्या होगा निकिल डबल प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर। तो हमारा ई सेल बराबर होता है क्या ई नॉट सेल माइनस इतना log इतना। तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पर एन का मान क्या है यहाँ से हमें एन का मान क्या होगा एन का मान 2 मिल गया है। अब एन का मान आप क्या करेंगे ये हमारा क्या ई सेल यानी EMF। तो EMF का मान दिया है तो यहाँ पर मान हम रखेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0.59। तो EMF का मान कितना दिया 0.59 और इसी ई नॉट सेल का मान क्या करा ई नॉट सेल का मान ही तो पूछ रहा है -0.0591/2 log। तो प्रारंभिक सांद्रता कितना है 0.01। तो एनोड बटे क्या होता है कैथोड। तो इसको मान लें क्या एनोड है क्या है 0.01 बटे 0.10। तो क्या पहले इसको लिखेंगे उसके बाद ये इसको लिखते हैं। ये चीज़ क्या कीजिए हमेशा ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा 2 अंक से क्या होगा 2 अंक पे दशमलव हट जाएगा। तो हमारा निकल क्या जाएगा 0.59 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 इंटू log। ये 2 अंक पे क्या था 2 अंक पे दशमलव चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 का पावर ये हो जाएगा -1 और इसका मान कितना log का मान कितना -1 आ जाएगा। तो हमारा 0.59 आ जाएगा ई नॉट सेल -1 इसका आ जाएगा तो 0.0591/2 और log 10 पावर -1 का मान कितना आ जाएगा -1। तो -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा कितना हमारा आ जाएगा 0.59 इसका मान दिया तो कितना ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल माइनस। तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा ई नॉट सेल को क्या वहीं रहने देंगे माइनस माइनस क्या होगा ये हो जाएगा प्लस और इधर आएगा कितना आ जाएगा हो जाएगा 0.59 माइनस 0.0591/2। तो क्या आ गया ये तो हो गया प्लस इधर आ गया कितना आ जाएगा इतना आ गया। तो अब यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपको क्या करना है यहाँ पर कमेंट में बताना है। तो क्या कीजिएगा इसको कमेंट में बताइएगा। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.5604। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ 2 से कट जाएगा तो कुछ आएगा तो इसमें से क्या इसको घटा देंगे तो हमारा क्या होगा 56,045 क्या ई नॉट सेल का मान हमारा क्या जाएगा आ जाएगा। तो इसको आप देखिएगा कि ये सही है या गलत, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा इतना ही आंसर आएगा कि कुछ और आएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा 0.1 मोल लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध दिया 100 ओम और इतना मोल प्रति लीटर KCl विलयन का प्रतिरोध दिया 500 ओम और इतना मोल प्रति लीटर KCl विलयन की क्या करना चालकता था मोलर चालकता का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो यहाँ पर चालकता यानी कप्पा का मान दिया है कितना 1.29 बिलियन की चालकता पूछ रहा है और यहाँ पर क्या दिया सेल की चालकता यानी सेल की चालकता एक सेल की चालकता क्या दिया सेल की चालकता दिया कितना 1.29
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, कप्पा का मान दे दिया, यानी चालकता का मान दिया है, सेल की चालकता को क्या करा, बिलियन की केसीएल बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता पूछ रहा है। तो यहाँ पर कप्पा का मान दे दिया कितना 1.29 दिया है, और फिर हमारा क्या है सेल है, सेल की सी का मान, इसकी सांद्रता दी कितना 0.1 एम, और इसका प्रतिरोध दिया आर का मान कितना दिया है 100 ओम। तो आर का मान दिया कितना 100 ओम दिया है। तो हमारा आर बराबर होता है क्या, आर बराबर होता है रो एल बटे ए। तो हमारा आर का मान कितना है, आर बराबर होता है 1 अपान कप्पा, रो को क्या था 1 अपान कप्पा इंटू एल बटे ए। तो यहाँ से आर बराबर कितना है 100 ओम, और 1 अपान कप्पा का मान 1.29 गुणे एल बटे ए। तो यहाँ पर हमारा एल बटे ए का मान कितना जाएगा 129, एल बटे ए का मान क्या आ जाएगा हमारा 129 हो जाएगा। तो हमारा जो कह रहा क्या केसीएल बिलियन की चालकता, जो हमारा केसीएल बिलियन है, केसीएल बिलियन है, ये हमारा क्या है केसीएल बिलियन है। तो इसका प्रतिरोध यानी आर का मान कितना दिया है, यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 500, और इसकी सांद्रता यानी सी का मान कितना दिया है 0.02 एम। तो हमारा एल बटे ए यानी सेल स्थिरांक का मान कितना होगा, समान होगा, दोनों के लिए क्या होगा समान, सेल स्थिरांक का मान क्या होता है समान होता है। तो केसीएल बिलियन के लिए हमारा आर का मान, फिर इसके लिए क्या कप्पा का मान पूछ रहा है, और इसकी क्या पूछ रहा है सांद्रता, सांद्रता पूछ रहा है, और क्या हो रहा है कप्पा का मान पूछ रहा है। तो बिलियन की चालकता और क्या है सांद्रता का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ग्रीक लैम्डा एम सी, इसकी चालकता बराबर क्या आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 बटे क्या आ जाएगा सी। तो कप्पा इंटू 1000 बटे सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कप्पा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कप्पा निकालने के लिए हम हमारा क्या जाएगा आर बराबर होता है क्या, आर बराबर 1 अपान कप्पा इंटू एल बटे ए। आर का मान कितना है यहाँ पर 500 बराबर 1 अपान कप्पा इंटू कितना आ जाएगा एल बटे ए का मान क्या 129। तो कप्पा यहाँ आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 129 बटे 500, कप्पा का मान हो जाएगा क्या 129 बटे 500। तो कप्पा का मान 129 बटे 500 यानी हो जाएगा 0.25 साइमन सेंटीमीटर क्या मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे क्या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा क्या कप्पा का मान, मोल इनवर्स करना साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो यानी हमारा क्या होगा कप्पा का मान 0.25 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कप्पा का मान यहाँ पर निकल कर आ गया। तो हमारा क्या होगा कप्पा का मान आ गया। अब कप्पा का मान हम क्या कर रखेंगे यहाँ रखेंगे, तो कप्पा पर कितना है 0.25 गुणे क्या है 1000 बटे सांद्रता सी का मान कितना है 0.02। तो यहाँ पर कुछ जो भी आंसर आएगा ये क्या जाएगा हमारा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या कीजिए यहाँ आंसर हमें क्या कीजिएगा कमेंट में बताइएगा, कमेंट में क्या कीजिएगा हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको आंसर बताना है, तो कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग देंगे कितना आ जाएगा ये दशमलव क्या होगा यहाँ से हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12.5 कितना है ये 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव क्या आ जाएगा हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 250 है क्या होगा 125 यानी क्या होगा 12.5 क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 12 के बाद कितना 3 जीरो बढ़ा देंगे 5 1 2। तो ये हमारा क्या आ गई मोलर चालकता का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा मोलर चालकता क्या कीजिए आपको इसका मात्रा क्या बगल में लिख लीजिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर मोल प्रति लीटर, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। करा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी उपयोगिता भी लिखिए। तो क्या करा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है एक इलेक्ट्रोड कांच की नली के अंदर प्लेटिनम धातु की प्लेट लगी होती है।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रेट में क्या आता है, एक क्या होता है कांच की नली के अंदर होता है जिसमें क्या होता है प्लेटिनम धातु लगी होती है और इस प्लेटिनम ब्लैक की इस पर क्या होती है प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है और इस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन आयन के एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबो कर रखा जाता है और नली में एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जिससे हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है और शेष अम्ल के विलयन में क्या आती है विलीन हो जाती है। तो हमने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, एक हमारी क्या करते हैं कांच की नली ले लेते हैं, एक हमने क्या किया कांच की नली ले लिया, हमारा क्या है कांच की नली हो गया। तो हमने क्या किया एक कांच की नली लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं एक प्लेटिनम धातु की क्या करते हैं छड़ लगा देते हैं और नीचे हम क्या करते हैं एक धातु प्लेटिनम क्या इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कांच की नली के अंदर क्या था एक प्लेटिनम धातु की प्लेट लगी होती है और प्लेटिनम ब्लैक की क्या था इस पर परत चढ़ी होती है। तो क्या हमने एक प्लेटिनम धातु की क्या किया हमने क्या ले लिया छड़ ले लिया और यहाँ पर क्या है हमने प्लेटिनम धातु की क्या की एक प्लेट ले ली और इस पर क्या किया हमने प्लेटिनम धातु की क्या की परत चढ़ी है, इस पर क्या प्लेटिनम धातु की परत चढ़ी है उसे हम क्या करेंगे एक विलयन में क्या करें डुबो देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं इससे क्या करते हैं यहाँ से H2 वो गैस क्या करते हैं वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं H+ एक मोलर सांद्रता के विलयन में क्या करते हैं डुबे देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलयन में क्या किया हमने H+ विलयन में क्या जिसकी मोलरता क्या एक मोलर विलयन में क्या किया हमने इसको डुबो दिया है और एक वायुमंडलीय दाब शुद्ध हाइड्रोजन गैस क्या कहती है प्रवाहित की जाती है। यहाँ से क्या करें शुद्ध हाइड्रोजन गैस क्या करें यहाँ से प्रवाहित की जा रही है कांच की नली से प्रवाहित की जाती है जिससे हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर क्या होता है अधिशोषित हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की क्या होती है कुछ मात्रा ये जो हमारा क्या प्लेटिनम की धातु है क्या इस पर क्या अधिशोषित हो जाएगी, जब अधिशोषित हो जाती है तो शेष अम्ल के विलयन में क्या होती है और शेष क्या होती है अम्ल के विलयन में विलीन हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या होती है सांद्रता E0 H+/H2 इसकी सांद्रता कितना होती है 0.00 वोल्ट होती है। तो इसका विभव दूसरे मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किए जाते हैं। इससे क्या होते हैं दूसरे इस हम क्या करेंगे हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से हमें क्या कहते हैं हम दूसरे मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किए जाते हैं। इससे क्या होते हैं इस वोल्ट से क्या होते हैं दूसरे इसका कहाँ कहते हैं दूसरे मानक इलेक्ट्रोड दूसरे मानक इलेक्ट्रोड विभव इससे दूसरे मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किए जाते हैं इससे क्या किए जाते हैं दूसरे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या किए जाते हैं निर्धारित किए जाते हैं यानी पता किए जाते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकता यानी क्या ये हमारा C का मान दे दिया यहाँ पर और कह रहा शेष सेल की विशिष्ट चालकता यानी क्या है कप्पा का मान इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध यानी R का मान कितना हो 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक L/A का मान ज्ञात कीजिए। तो कप्पा का मान दिया कितना 0.00275 और R का मान कितना दिया है 400। R का मान कितना दे दिया 400। तो सेल स्थिरांक यानी L/A का मान कितना होगा। तो R बराबर क्या आता है R बराबर 1/κ L/A। तो हमारा तो R का मान कितना है 400 1/κ का मान कितना है 0.00275 इंटू 1/κ हो गया। L/A का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है तो इसका गुणा क्या करें इसमें कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा L/A का मान हो जाएगा कितना 400 गुणे 0.00275। तो यहाँ पर टोटल का मान हमें कितना निकल कर आ जाएगा, टोटल को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स यानी क्या जाएगा L/A का मान क्या जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर निर्णय समीकरण लिखिए तथा विद्युत वाहक बल ईएमएफ की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो कह रहा 298 डिग्री सेल्सियस का क्या विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए निम्नलिखित सेल का। तो हमारा क्या सेल अभिक्रिया यहाँ पर लिखा है, तो क्या सबसे पहले सेल अभिक्रिया लिख देते हैं। एफ ही क्या हमारा सॉलिड है, उसके बाद एफ ही क्या होगा, एफ ही डबल प्लस में ये हमारा क्या छूट गया था, तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी दिया क्या 0.0001 एम, फिर दिया 2H प्लस 2H करें, यहाँ दिया H प्लस 1 एम अपान H2, ये हमारा क्या गैस के फॉर्म में है, इसका दाब क्या 1 बार, फिर दिया PT, यहाँ पर दिया क्या सॉलिड, और यहाँ E0 एफ ही डबल प्लस या एफ ही का मान दिया कितना माइनस बराबर माइनस 0.44 वोल्ट, और E0 क्या है H प्लस अपान H बराबर क्या दिया 0 दिया है। अब यहाँ पर कार्य निर्णय समीकरण इसके लिए क्या करना है, लिखना है। तो हम जानते हैं इसका हल देखेंगे, हल सॉल्यूशन इसके लिए हम जानते हैं E0 सेल बराबर, तो इसके लिए क्या होता है E0 सेल बराबर, सबसे पहले E0 सेल निकालेंगे, E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 क्या एनोड, तो हमारा क्या है E0 कैथोड का मान कितना है 0, और E0 एनोड का मान कितना 0 माइनस 0.44, तो हमारा क्या है अधिक वाला कैथोड होता है, कम वाला क्या होता है एनोड होता है, तो हो जाएगा माइनस प्लस प्लस यानी 0.44 वोल्ट, क्या जाएगा हमारा E0 सेल का मान क्या जाएगा निकल जाएगा। तो एन बराबर क्या है, एन बराबर क्या है एफ से क्या हो एफ डबल प्लस एन का मान कितना हो गया 2, यहाँ पर एन का मान 2, और एनोड की सांद्रता दी है कितना, एनोड की सांद्रता 0.001 एम, और कैथोड की दी है तुम्हारा क्या H प्लस है क्या होगा यहाँ पर एफ ही पर 2 प्लस है क्या H प्लस 1 है क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा कैथोड की सांद्रता क्या आ जाएगी यहाँ पर कितना 1 एम है, तो क्या हो जाएगा 1 एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब निर्णय समीकरण में इसका मान रखेंगे, निर्णय समीकरण से निर्नष्ट समीकरण, अब निर्णय समीकरण से क्या जाएगा ई सेल बराबर होता है क्या E0 सेल माइनस 0.0591 अपान एन इंटू लाग एनोड बटे एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो हमारा ई सेल का मान कितना हो गया, E0 सेल का मान कितना 0.44 हमने निकाला है, और हमारा क्या ई सेल का मान क्या कर रहा है यही तो पूछ रहा है, और हमारा माइनस 0.0591 एन का मान 2 है, और लाग एनोड का मान कितना दिया है 0.001 अपान कितना है 1, तो हमारा E0 सेल का ई सेल का मान हो जाएगा कितना ई सेल 0.44। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 काटेंगे तो कितना जाएगा 0.0295, तो 0.0295 माइनस 0.0295 और लाग 10 का पावर कितना जाएगा -3, लाग 10 का पावर कितना आ जाएगा -3, तो -3 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, और लाग क्या आ जाएगा 10 हट जाएगा, तो इतना आ जाएगा 0.44 माइनस 0.0295 गुणे कितना आ जाएगा 3, कितना है -3 हो जाएगा, कितना है -3। अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा कितना प्लस 0.44 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0885
हो जाएगा 0.5285 वोल्ट। हमारा क्या जाएगा EMF का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और सेशन की एंड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ। करा कॉपर सल्फेट विलयन को 1 एम्पियर की धारा 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा धारा का मान यानी आई का मान यहाँ से दे दिया है और यहाँ पर समय दे दिया कितना, इतना, और एन का मान कॉपर सल्फेट के लिए क्या, एन बराबर क्या Cu डबल प्लस का एन बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से 2। तो हम जानते हैं निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान W बराबर क्या था EIT फैराडे के नियम से का एन गुणे 96,500। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है द्रव्यमान, यानी क्या पूछ रहा है, W की गणना करना है। और Cu का क्या दिया, E का मान दे दिया। तो तुल्यांकी भार E बराबर कितना है हमारा 63 गुणे I का मान कितना है 1 एम्पियर, समय दिया कितना 900 सेकेंड, और 2 गुणे 96,500 2 गुणे 96,500। तो 1 0 2 0 क्या हो गया, कट गया। कितना हो गया यहाँ पर हमारा, क्या हो गया 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कट गया। और एन का मान कितना है 2 है, ये है। तो 2 गुणे 96,500। अब इसको हल करेंगे तो हमारा W का मान कितना आ जाएगा 567/1930। तो हमारा हो जाएगा 0.29 ग्राम। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करने पर तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस चैप्टर का हो जाता है हमारा यहीं पर द एंड। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे शानदार तरीके से रासायनिक बलगत की। तो बहुत ही शानदार चैप्टर अगला होने वाला है। तो अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।